हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और जिसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से उसको एनालाइज करेंगे। वो टॉपिक हमारा, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी दोस्तों देख पा रहे हो कि एक हाइपरसोनिक विंड टनल यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा, और ये फुल्ली मेड इन इंडिया रहेगा। तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक बनेगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। काफी ज्यादा क्वेश्चन इस पे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और ये देखा जा सकता है कि क्यों और किस तरीके से इसे क्या किया जाएगा, आगे आने वाले टाइम में यूज किया जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है, दैट इज द लीडिंग द वे इन अनकन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज, हाइपरसोनिक विंड टनल, ए डिटेल्ड एनालिसिस, राइट। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको किसी में कुछ किसी भी कंटेंट रिलेटेड में प्रॉब्लम होती है या फिर किसी टॉपिक पे आपके और क्वेश्चंस होते हैं तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज का जो हमारा डिस्कशन जो हम लोग करेंगे वो पूरा होगा दोस्तों। डिफेंस मिनिस्टर दैट इज आवर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी इन हैदराबाद। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपका हाइपरसोनिक विंड टनल बनाया गया है, इसका इनॉग्रेशन दोस्तों हमारे करंट डिफेंस मिनिस्टर के हाथों, दैट इज आवर राजनाथ सिंह के हाथों यहाँ पर हुआ है। और उसी के साथ साथ जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये हैदराबाद में आप लोगों का बनाया गया था, ठीक है। ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे, ये चीज भी यहाँ पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते समय यहाँ पर मुझे एक और न्यूज आप लोग को देनी है कि अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे दोस्तों डेली जितने भी एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उन्हें अपडेट किया जाता है। भले ही बात करो आप करंट अफेयर्स की या फिर बात करो आप इंग्लिश वोकैब्स की, हर चीज आप लोगों को यहाँ पर अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ पर अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी जाकर विजिट करिए। वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग वहां पर रजिस्टर भी करवाइए आने वाले अच्छे अपडेट्स के लिए। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सब आपको वहां पर बताई जाएगी दोस्तों। तो देर किस बात की, आप लोग जल्दी से जल्दी विजिट करिए और चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमें बात करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है दोस्तों, ठीक है। पहले हम लोग बेस सेटअप करेंगे और बेस सेटअप करने के बाद ही हम लोग किसी टॉपिक को उठाकर उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज है कि कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल में आपका फर्क क्या है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ इजी भाषा में, तो यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो काफी टाइम पहले से हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मानो आप लोग कोल हो गया या वुड हो गया, इन सब से हमें क्या मिलता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है। एनर्जी अब क्या होता है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो आपको ताकत लगती है, जो सोर्सेज लगते हैं, जो फ्यूल लगता है, कुछ भी मान लो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वेक्शनल सोर्सेज वो होते हैं जो हम पहले टाइम से प्राचीन जमाने से यूज करते हुए आ रहे हैं। और नॉन कन्वेक्शनल क्या हो गया, जो कि रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। दे आर कॉमन एंड वाइडली यूज सोर्सेज एंड दे आर रिलेटिवली न्यू एंड हेंस आर नॉट वाइडली यूज, लाइक सोलर सेल्स या फिर आप लोग को सोलर पैनल्स बोल लो। ये सब पहले जमाने में यूज नहीं होता था, लेकिन आजकल जो आने वाला टाइम है, जो प्रेजेंट इंडिया है, वो आपका नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज पे बहुत फोकस कर रहा है। कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड ही कर रहा है दोस्तों, इंडिया की बात ही क्यों करें, पूरा वर्ल्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, इन नॉन कन्वेक्शनल फोर्सेस को अच्छे से इसको ग्रोथ करने या रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की पूरी चेष्टा यहाँ पर चल रही है। मोस्ट ऑफ दी सोर्सेज कॉज पोल्यूशन व्हेन यूज्ड, यस दैट इज डेफिनेटली इट्स अ थिंग कि अगर आप लोग कोल जलाते हो, वुड जलाते हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तो देता ही है दोस्तों। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, नॉन कन्वेक्शन आपका नॉन डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पॉल्यूशन की शिकायत आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस हो जाएगा। दे आर नॉन रिन्यूएबल,
अच्छा, अगर आप एक बार किसी लकड़ी को या कोल को जला देते हो फ्रेंड्स, तो क्या आप उसको वापस यूज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो रीयूजेबल नहीं है, ठीक है, रिन्यूएबल नहीं है। तो यहाँ पर एक बार जो यूज हो गया वो खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका, आप एक से दूसरी बार उसको यूज कर पाओगे। सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल को एक से दूसरी बार यूज किया जाता है। एक्सेप्ट द न्यूक्लियर एनर्जी, आप हर अदर नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज को एक से दूसरी बार यूज कर पाओगे। अब जैसे फॉसिल फ्यूल की यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, कोल है, पेट्रोलियम है, बर्निंग वुड है। यहाँ पर आप लोग का नॉन कन्वेक्शनल में सोलर एनर्जी हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा, जियोथर्मल हो जाएगा, ओशियन से जो एनर्जीज रिलीज होती है, हाइड्रो एनर्जीज, वो उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो दोस्तों यहाँ पर सोर्सेज भी अगर आप लोग को बताना चाहूँ मैं कि कन्वेक्शनल की क्या क्या सोर्सेज है और नॉन कन्वेक्शनल की क्या क्या सोर्सेज है हमारे पास अवेलेबल। तो कॉमर्शियल में तो दोस्तों देखो, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये तीनों कहीं ना कहीं हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में यूज करते आ रहे हैं। बात करेंगे नॉन कमर्शियल की, फायरवुड, स्ट्रॉ, ड्राई डंग, तो ये सब चीजें भी यूज आती हैं। नॉन कन्वेक्शनल की अगर बात करें तो बायो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। तो ये आपकी क्या है, नॉन कन्वेक्शनल है। और सबसे बड़ी बात इनकी क्या है कि ये रिन्यूएबल है और साथ ही साथ दे डोंट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया फ्रेंड्स कि इसके बीच का जो माइनर या मेजर डिफरेंसेस हैं कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल के, वो क्या है, ठीक है। कि कन्वेक्शनल को आप एक बार अगर यूज करोगे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन नॉन कन्वेक्शनल को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो ये तो था एक बेस के, हाँ ये क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है। अब हम लोग आगे चलेंगे, अपना मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। और मेन टॉपिक अपना क्या है दोस्तों, कि राजनाथ सिंह के द्वारा जो इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी इन हैदराबाद। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस बनेंगे भी, डेफिनेटली बनेंगे, और किस तरीके से बनेंगे वही चीज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोग को बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, वो ये ध्यान रखनी है, पहली बात कि इसको इनॉग्रेशन मैंने आप लोग को अभी 2 मिनट पहले भी बोला, राजनाथ सिंह के द्वारा हुआ है। कहाँ हुआ है, हैदराबाद में हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हैदराबाद के साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जो इनॉग्रेशन हुआ है दोस्तों, वो आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में किया गया है, ठीक है। ये एक दोस्तों एक तरीके की मिलिट्री मिसाइल रिसर्च सेंटर है। ये एक तरीके का आप लोगों का बोला जाए तो रिसर्च सेंटर है, जो कि लोकेटेड है आपका कहाँ पर, हैदराबाद में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ है, इनॉग्रेशन दोस्तों हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा दोस्तों कि इस रिसर्च सेंटर को बनाने वाला कौन था। तो इस रिसर्च सेंटर को 2015 में उस टाइम के जो करंट आपके डिफेंस मिनिस्टर थे, और उस टाइम थे आपके मनोहर पारिकर, ठीक है। मनोहर पारिकर जो थे, उन्होंने इसको क्या किया था, बनाया था दोस्तों, मतलब रीनेम किया था इनको, बेसिकली रीनेम किया गया था इस सेंटर को कलाम के नाम पे, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। पूरी डेट अगर मैं बताऊं तो 15 अक्टूबर 2015 उसकी डेट थी। मनोहर पारिकर ने क्या किया था, रीनेम किया था उस कॉम्प्लेक्स को, किसके नाम पे, अब्दुल कलाम जी के नाम पे, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, ये हेडलाइन थी कई न्यूज़पेपर्स में, कई ऑफिशियल, या फिर मैं आप लोग को बोलूँ तो नेट पे भी, कि राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल। सबसे बड़ी बात जो दोस्तों ये है यहाँ पर कि ये 100% मेड इन इंडिया है, ठीक है। और बेसिकली, और यहाँ पर ये भी मुझे बोलना चाहिए कि इंडिया थर्ड ऐसी कंट्री है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, जिसने ये HWT हाइपरसोनिक विंड टनल को इनॉग्रेट किया है। या फिर इंडिया के पास हाई स्पेस में बोलूँ, या फिर सुपरसोनिक ये एक डिवाइस है, जहां से आप लोग एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन्स का क्या कर सकते हो, स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हो दोस्तों। लेकिन बात ये आती है कि थर्ड अगर इंडिया है तो फर्स्ट और सेकंड कौन है। तो फर्स्ट पे आपका आता है दोस्तों USA, और दूसरे नंबर पर आता है आपका रशिया,
ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। आज से पहले मतलब इंडिया से पहले जो दो कंट्रीज थी वो थी यूएसए और रशिया। अब इंडिया थर्ड पोजीशन पर आता है। ऐसे तो चाइना के पास भी है, लेकिन चाइना के पास इतने बड़े इक्विपमेंट्स नहीं है। आपका ईरान के पास भी है, इराक के पास भी है, लेकिन इतने बड़े और इतने सॉलिडिफाई इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो लोग अपने सारे एयरक्राफ्ट को या फिर एरोप्लेन्स को वहां पर स्टेबिलिटी चेक कर पाए उनकी। तो ये बात आपको इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। ये काफी एक बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों, इस पर क्वेश्चंस बनना 100% तय है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग बात करें हाइपरसोनिक विंड टनल की। लेकिन ये विंड टनल दोस्तों होते क्या है, ठीक है। बिल्कुल आराम से एकदम धीरे धीरे सारी चीजों को समझेंगे, पूरा प्रोसीड्योर इसका समझेंगे आज पूरी तरीके से। आपको एकदम इसमें पूरा डिटेलिंग यहाँ पर किया जाएगा ताकि आप लोग को सारा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने ये फोटो विकिपीडिया से ली है दोस्तों। तो wind tunnel are the large tubes with air blowing through them. The tunnels are used to replicate the actions of an object flying through the air when moving around the ground. तो बेसिकली दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि टनल होता है और आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, आपका एयर ब्लो किया जाता है और इसकी स्टेबिलिटी को दोस्तों चेक किया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये होता है। अगर आप लोग चाहो तो इसको पूरा पढ़ो, इसको डिटेलिंग में पढ़ो, आप लोग को सारी चीजें पता चलेगी। रिसर्चर्स यूज्ड विंड टनल्स टू लर्न मोर अबाउट हाउ एन एयरक्राफ्ट विल फ्लाई। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो आपके टनल्स होते हैं ये एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी को और उसकी क्या क्षमता है कि वो उड़ पाएगा, वो वजन ढो पाएगा, इन सब चीजों की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए टनल्स यहाँ पर बनाए गए हैं दोस्तों। नासा यूजेस वाइड विंड टनल्स टू टेस्ट स्केल मॉडल्स of aircraft and spacecraft. Some wind tunnels are large enough to contain full-size version of vehicles, and wind tunnels move air around the object, making it seems like an object is really flying. ठीक है दोस्तों, तो ये काफी एक अच्छा मतलब मैं बोलूँ तो एक प्रोजेक्ट है, काफी मजेदार एक प्रोजेक्ट होता होगा। अगर हम लोग रियल लाइफ में भी कभी इसको देखने का मौका मिले तो जरूर इसको एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि किस तरीके से जो एयरक्राफ्ट होते हैं, मिसाइल्स होती है जो आप लोगों के मतलब मैं बोलूँ तो हम लोगों के जो वॉर्स होते हैं उसमें भी यूज आती है, किस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी को आखिरकार चेक किया जाता है दोस्तों। तो ये चीजें, ये प्रोजेक्ट है आपका हाई विंड टनल, ठीक है। इस टनल के थ्रू ही आपकी स्टेबिलिटी को, एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग और आगे हम लोग पढ़ेंगे टेकअवेज के बारे में और क्या हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। इस टॉपिक में ये बात हम लोग करेंगे। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस श्री राजनाथ सिंह inaugurated the advanced hypersonic wind tunnel test facility of the DRDO in Hyderabad on 19th December 2020। तो पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी चर्चा मैंने पहले भी एक दो बार आप लोगों को इसी वीडियो में कर दी है, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। दूसरी बात जो मैंने आप लोग को बताई, द स्टेट ऑफ द आर्ट HWT टेस्ट फैसिलिटी हैज मेड इंडिया एज द ओनली थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड रशिया टू हैव अ ह्यूज फैसिलिटी इन साइज एंड कैपेबिलिटी। तो दोस्तों US और रशिया के बाद इंडिया ही ऐसा एक कंट्री है पूरे विश्व में जिसके पास इतनी ह्यूज फैसिलिटी या साइज या कैपेबिलिटी है एयरक्राफ्ट्स और एयरप्लेन्स की स्टेबिलिटी को चेक करने की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है DRDO के द्वारा, 100% मेड इन इंडिया। काफी ये गर्व की बात है यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं और देख लेते हैं द इंडिजीनियसली डेवलप्ड HWT टेस्ट फैसिलिटीज अ प्रेशर वैक्यूम ड्राइवर एनक्लोज्ड फ्री जेट फैसिलिटी हैविंग नोजल एग्जिट डायमीटर ऑफ 1 मीटर। दोस्तों इस पॉइंट्स को पढ़ने से पहले मुझे आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जाना होगा। जैसे कि आप लोग ये पूरा प्रोजेक्ट देख पा रहे हो, ये सब प्रोजेक्ट इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हम लोग एक एक करके इसके ऊपर पूरी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड और फोर्थ पॉइंट को रीड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग फर्स्ट नंबर पर दोस्तों देख पा रहे हो, ये कुछ आपके जनरेटर्स, मोटर्स होती है, ठीक है। इनको घुमाया जाता है, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पर ये मोटर्स जो होते हैं बहुत हेवी मोटर्स होते हैं, हेवी जनरेटर मोटर्स होते हैं। यहाँ से आपका क्या होता है, इनके स्पिन्स को, मतलब ये जो आप देख रहे हो इसको आप लोग बोलोगे, ठीक है। एक कुछ विंड्स होते हैं, कुछ जहां से हवा ब्लो होती है, ठीक है। यहाँ पर हवा का क्या होता है, पूरा हवा यहाँ से इन विंड्स के थ्रू ये गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गोल गोल घूमते हैं विंग्स और यहाँ से हवा क्या होती है, ब्लो होती है अंदर की तरफ। अब यहाँ पर आपका
दूसरा नंबर ये हो गया कि आप लोगों का पहला तो क्या हो गया कि यहाँ पर जनरेटर मोटर्स रहती है, बड़ी बड़ी मोटर्स रहती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का क्या होता है, विंग्स होते हैं जो हवा क्या करते हैं, ब्लो करते हैं अंदर की तरफ। तीसरे पॉइंट पर जो आपका रहता है वो रहता है क्या, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मानो यहाँ पर एरोप्लेन रख दिया, ठीक है। अब इस एरोप्लेन की स्टेबिलिटी को चेक किया जाएगा, तो तीसरे नंबर पे आपकी स्टेबिलिटी को, जैसे कि आप इस फोटो में भी दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ये आप लोग का थर्ड पोजीशन पे रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि हम लोग बात करें, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया गया है, उसके बाद क्या होगा, एक बात समझना आप लोग मेरी यहाँ पर, ये जो पैसेज है, ये जो यहाँ पर क्या है पैसेज है, ये जितना नैरो रहेगा, ये जितना क्या रहेगा, नैरो रहेगा, उतना ही हवा का प्रेशर हाई रहेगा, ठीक है। अगर ये ब्रॉड रहेगा, अगर इसका मुंह ज्यादा खुला हुआ रहेगा, तो हवा का प्रेशर आपका लो रहेगा, क्योंकि हवा बिखरेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हवा इकट्ठी एक एक टारगेट को हिट करेगी, तो यहाँ पर जो हवा का प्रेशर होगा वो जोर से होगा, हाई होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा आपका नैरो रहेगा, ये पाथ जितना आपका नैरो रहेगा, उतना ही आपका जो हवा का प्रेशर है वो हाई रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हवा आगे की तरफ ब्लो करेगी, हवा आगे की तरफ ब्लो करेगी, और इस वेसल, मतलब इस वेसल के थ्रू, इस यहाँ पर इसका जो मेन काम है, नंबर 4 पर जो ये जो आप लोगों का एक फाइबर रूपी एक रॉड लगाई गई है, ये जो रॉड है आपकी, बेसिकली इसका मेन मकसद ये होता है दोस्तों कि ये आपके जो विंड की जो स्पीड है उसको पहली बात तो कम नहीं होने देगी, दूसरी बात कि ये इसको 90 डिग्री में रोटेट, हवा को 90 डिग्री में रोटेट करने का हेल्प करती है, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी है। फिर 5th नंबर पे दोस्तों, जैसे कि आप लोग एक ये जाली टाइप का कुछ देख पा रहे हो, तो ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों, मफलर्स होते हैं, क्या होते हैं, मफलर्स होते हैं, और इनका हेल्प ये होता है कि ये जो हवा ब्लो हो रही है, जब हवा एकदम तेजी से ब्लो होगी, तो उसका जो साउंड होगा, उसका जो क्या होगा, साउंड होगा, बहुत ज्यादा होगा। उस साउंड को कंट्रोल करने के लिए इन मफलर्स को लगाया जाता है, ताकि वो एक ह्यूमन ईयर के साउंड के हिसाब से क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। अगर इतनी साउंड रहेगी तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे दोस्तों, और अगर आप लोग जैसे एयरप्लेन में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमें तो बाहर की आवाज ही नहीं सुनाई देती। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मफलर्स रहते हैं, मफलर्स उसके साउंड को क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। एक बात समझना, ठीक है। तो मफलर्स यहाँ पर क्या करेंगे, साउंड को कंट्रोल कर देंगे। उसके बाद हवा फिर से आगे बढ़ेगी, और आगे इसी रॉड की हेल्प से क्या होगा, वापस से 90 डिग्री टर्न लेगी, टर्न लेने के बाद ही फिर उस मौसल में जाएगी, मौसल में ब्लो करेगी, स्पीड उतनी ही रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 8th नंबर पर दोस्तों क्या आता है, एक साइंटिफिक गेट, मतलब बेसिकली इसको मान लो आप आम भाषा में, कि इस गेट के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि सारी एक्टिविटी जो होती है अंदर की तरफ में, जितने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर में एक्टिविटी हो रही है, क्या वो ठीक हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीके का साइंटिस्ट के लिए बनाया गया है। जो 9th पर है, 9th पर दोस्तों आप लोग का आ जाता है एक और टाइप, इसको मफलर आप लोग नहीं बोल सकते, इसको बेसिकली एयर कंप्रेसर बोला जाता है। और एयर कंप्रेसर यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये एयर में जो आपका मॉइस्चर रहता है, ठीक है, एयर में जो आपका मॉइस्चर रहता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, ताकि एयर से जितनी भी नमी है उसको क्या कर लिया जाए, खींच लिया जाए। एक बात समझिएगा। तो ये 9th नंबर पर यहाँ पर एयर मॉइस्चराइजर का क्या करता है, एयर कंप्रेसर का क्या करता है, यूज यहाँ पर रहता है। तो ये पूरे 9 पॉइंट्स थे जो इन प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं दोस्तों, इनबिल्ट रहते हैं, और इसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को और कनेक्टिविटी को देखा जाता है कि आपका जो एयरक्राफ्ट आप बनाए हो, क्या वो एक्चुअल में स्टेबल है, यूज करने लायक भी है कि नहीं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट था। आई गेस कि आप लोगों को ये चीज यहाँ पर समझ में आई होगी कि किस तरीके से 9 स्टेप से आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट को टेस्ट किया जाता है फ्रेंड्स। तो यही आपका इंडिया यहाँ पर हाइपरसोनिक वे में बना चुका है। तो ये काफी अच्छी चीज है। हम लोग पढ़ लेते हैं नंबर 3 और 4 जो हमारे पॉइंट्स छूटे हुए हैं। द इंडिजिनियसली डेवलप्ड HWT टेस्ट फैसिलिटी इज अ प्रेशर वैक्यूम ड्राइवन एनक्लोज्ड फ्री जेट फैसिलिटी हैविंग नोजल एग्जिट डायमीटर ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, जो 1 मीटर की बात हो रही है फ्रेंड्स, जिसका नोजल क्या है, हमारे इंडिया में जो बना है उसका नोजल का जो मैंने आप लोग को बताया था, जितना कम रहेगा, जितना नैरो रहेगा, हाई उतनी स्पीड रहेगी। तो यहाँ पर इसका जो डायमीटर है वो 1 मीटर का रहेगा। इस पे आपका क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। दिस विल स्टिमुलेट मैच नंबर 5 to 12। तो बेसिकली मैच आप लोग का जो साउंड है,
ठीक है। 5 टाइम्स फैक्टर ऑफ द साउंड, मतलब इसकी जो स्पीड रहेगी वो साउंड की स्पीड से 5 गुना रहेगी दोस्तों, जो हवा की स्पीड रहेगी। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को नंबर 2 पे ध्यान रखनी है, इस पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। द फैसिलिटी हैज कैपेबिलिटी टू स्टिमुलेट हाइपरसोनिक फ्लो ओवर अ वाइड स्पेक्ट्रम एंड विल प्ले अ मेजर रोल इन द रियलाइजेशन ऑफ द हाईली कॉम्प्लेक्स फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम्स। तो दोस्तों ये क्या होता है, बेसिकली इट्स प्ले अ मेजर रोल इन रियलाइजिंग कि आगे आने वाले फ्यूचर में जो एरोस्पेस या फिर डिफेंस के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज होने वाले हैं उनमें कितनी रिलायबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू क्या होता है, चेकिंग होती है कि हाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में कितना स्टेबल है यूज करने के लिए आगे आने वाले फ्यूचर में। दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर एक और बात बता दूं, आजकल जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं वो सब हाइपरसोनिक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर 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 अपने जो मैं बोलूँ तो क्राफ्ट्स होते हैं उनके, तो उन सब चीज़ों को हाइपरसोनिक वो लोग बनाने की कोशिश करें। इंडिया भी इसी लीग में लगा हुआ है कि हमारा भी जो देश है वो आगे बढ़ता रहे, इस चीज़ में डेवलप करे। तो कहीं ना कहीं हमने कहीं ना कहीं एक लेवल पार किया है, एक यहाँ पर हमारी एक मैं बोलूँ तो हमें एक सक्सेस मिली है इस हाईविंड टनल को बनाकर। आगे भी आने वाले टाइम में हम लोग कई ऐसी हाइपरसोनिक कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे जाएंगे, जैसे कि आप लोग को पता भी है ब्रह्मोस मिसाइल अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो भी फुल्ली हाइपरसोनिक है दोस्तों। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये था पूरा हमारा सेशन कि किस तरीके से हाई विंड टनल का इनॉग्रेशन हुआ, कहाँ पर हुआ, हैदराबाद में आपके अब्दुल कलाम जी का जो रिसर्च सेंटर है, ठीक है, जिनको रीनेम किया गया था मनोहर पारिकर जी के द्वारा। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आशा आशा करते हैं कि आप लोग को ये सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सेशन को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं जिनको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आगे प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये पूरा था हमारा सेशन, आगे के सेशंस के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।